हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साथियों, आज हम बात करेंगे भू परिष्करण या टीलेज जिसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हम टॉपिक जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये हमारा टॉपिक बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के आपके जो फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी है उसमें उसके अंतर्गत आता है। तो आज हम इसमें बात करेंगे टीलेज या फिर जिसे भू परिष्करण कहते हैं। पहले हम समझते हैं कि भू परिष्करण या टीलेज क्या है। ठीक है, तो भू परिष्करण का मतलब क्या होता है और इसे इंग्लिश में टीलेज बोला जाता है। तो भू परिष्करण के मतलब को हम समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। तो भू परिष्करण उन सभी कर्षण क्रियाओं से है। ठीक है, कौन सी क्रियाओं से है? कर्षण क्रियाओं से है। और कौन सी, किस प्रकार की कर्षण क्रियाओं से है? जो फसल उत्पादन में, ठीक है, भू परिष्करण उन सभी कर्षण क्रियाओं से है जो फसल उत्पादन किसमें, देखिए, कर्षण क्रियाओं, ठीक है, और उसके बाद फसल के उत्पादन या फिर मिट्टी के भौतिक प्रबंधन के उद्देश्य से भूमि में की जाती है, भू परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? भू परिष्करण उन सभी कर्षण क्रियाओं से है। भू परिष्करण का मतलब उन सभी कर्षण क्रियाओं से है जो फसल उत्पादन के लिए भूमि के भौतिक प्रबंधन के उद्देश्य से भूमि में की जाती है। देखिए, फसल उत्पादन के लिए, ठीक है, या फिर मिट्टी की भौतिक दशा में परिवर्तन के उद्देश्य से भूमि में की जाती है। भू परिष्करण के अंतर्गत भूमि की जुताई करना, हैरो चलाना, कल्टीवेटर चलाना एवं निराई गुड़ाई करना इत्यादि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अब इसको ऐसे सीधा समझते हैं भू परिष्करण। देखिए, भू परिष्करण का मतलब है कि जैसे कि हमको किसी फसल की खेती करनी है, तो उसके जो फसल है, फसल के बीज को बोने से पहले हम खेत की अच्छी तरह से तैयारी करते हैं ताकि जो है हमारी फसल के जो बीज है वो अच्छी तरह से अंकुरित हो सके। ठीक है, अच्छी तरह से जर्मिनेट हो सके। तो जो क्रिया बीज को बोने से पहले की जाती है भूमि में, खेतों में, उसे क्या कहते हैं? भू परिष्करण कहते हैं। आइए हम आगे बात करेंगे भू परिष्करण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टीलेज की बात करेंगे। ठीक है, भू परिष्करण को दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, किसकी दृष्टि से? भूमि की तैयारी करने की दृष्टि से भूमि को अलग अलग तरीकों से क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक भू परिष्करण की, या जिसे प्राइमरी टीलेज कहा जाता है। ये प्राथमिक भू परिष्करण क्या है या फिर प्राइमरी टीलेज क्या है, हम इसको यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो भू परिष्करण की वे क्रियाएं, ठीक है, भू परिष्करण की वो क्रियाएं जो भूमि को काटती हैं। देखा, पहले हमने अभी चर्चा किया था कि भू परिष्करण का मतलब होता है कि जो फसल है, फसल के बीज को बोने से पहले खेत में जो क्रियाएं की जाती हैं फसल उत्पादन के लिए, हमारे फसल के जो बीज हैं उनको अच्छी तरह से अंकुरित होने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं वो भू परिष्करण कहलाती है। अब भू परिष्करण को खेत भूमि की तैयारी की दृष्टि से भागों में बांटा गया है, निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक भू परिष्करण की। तो प्राथमिक भू परिष्करण क्या है? तो प्राथमिक भू परिष्करण वे क्रिया है जो भूमि को क्या करती है? भूमि को काटती है, भूमि की ऊपरी परत को तोड़ती है एवं मिट्टी को पलटकर कूड़ा करकट को मिट्टी में दबा देती है, भू परिष्करण कहलाता है। देखिए, भू परिष्करण का मतलब ये हुआ प्राथमिक भू परिष्करण, जैसे हम समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि जैसे हमने फसल की कटाई की, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? दूसरे फसल की तैयारी करनी होती है, हमें खेत को दूसरी फसल को उगाने के लिए खेत की तैयारी की जाती है। तो जो सबसे पहले दूसरी फसल को बोने से पहले या कोई भी फसल को बोने से पहले जो खेत की तैयारी की जाती है, खेत की जुताई की जाती है मिट्टी पलट हल से, ताकि जो खेत के ऊपर जो उसके पहले जो फसल बोई गई, जो फसल हमने काटी, उसके जो अवशेष हैं वो मिट्टी में दब जाए, कूड़ा करकट भी मिट्टी में दब जाए, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्राथमिक भू परिष्करण कहते हैं। प्राथमिक भू परिष्करण में प्रयुक्त होने वाले कुछ यंत्र की बात करें कि कौन कौन से ऐसे यंत्र हैं जिनकी सहायता से प्राथमिक भू परिष्करण किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मिट्टी पलट वाले हल की, क्योंकि प्राथमिक भू परिष्करण में जो प्रमुख क्रिया की जाती है वो मिट्टी पलटने की जाती है। भूमि की जो दशा होती है, भौतिक संरचना होती है, उसको चेंज करना होता है, क्योंकि जो ऊपरी परत होती है उसमें अनेक प्रकार के खरपतवार जो है रोगजनक
कूड़ा करकट ये होते हैं, ये सब होते हैं। तो इसके जो प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत हम मिट्टी पलट हल के द्वारा जुताई करते हैं खेत की, तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो जो है मिट्टी पलट हल के द्वारा नीचे दब जाती है, ठीक है, और नीचे की परत ऊपर हो जाती है। दूसरा है तवेदार हल, चीसल हल एवं हैवी डिस्क हैरो एवं रोटावेटर आदि के माध्यम से हम प्राथमिक भू परिष्करण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे द्वितीयक भू परिष्करण की या फिर सेकेंडरी टिलेज की, कि सेकेंडरी टिलेज या द्वितीयक भू परिष्करण क्या है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि प्राइमरी के बाद, ठीक है, प्राथमिक भू परिष्करण के बाद की जाने वाली क्रिया, देखिए मिट्टी पलट हल के द्वारा हमने अपने खेतों को क्या किया, जो भूमि की संरचना है खेत की उसमें चेंज लाया। कौन कौन से? रोटावेटर, हैरो और मिट्टी पलट हल की सहायता से। अब खेत की तैयारी तो अभी पूरी तरीके से हमारे खेत की तैयारी तो हुई नहीं फसल बोने के लिए, तो उसके बाद जो है अब ऐसी इस प्रक्रिया के बाद मिट्टी पलट हल या फिर हैरो या फिर रोटावेटर या तावेदार हल का उपयोग करने के बाद जो दूसरी की जाती है, यानी जो और क्रिया की जाती है प्राथमिक भू परिष्करण के बाद की जाने वाली भू परिष्करण की वे क्रियाएं जो बीज बोने से लेकर फसल काटने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें द्वितीयक भू परिष्करण कहते हैं। देखिए सबसे पहले हमने खेत की तैयारी के लिए क्या किया, मिट्टी पलट हल का उपयोग किया जो प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो भी क्रियाएं, यानी कि फसल को बोने से पहले, ठीक है, जो हमारी फसल के बीज हैं उनको बोने से पहले, ठीक है, उनको बोने से पहले फसल की कटाई तक जो भी क्रियाएं खेत के अंदर की जाती हैं, क्या की जाती है, जो भी क्रियाएं हमारे खेतों के अंदर की जाती हैं उसे द्वितीयक भू परिष्करण कहते हैं। ठीक है, कब से? फसल को बोने से लेकर फसल की कटाई तक जो भी क्रियाएं की जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं साथियों? उसे हम द्वितीयक भू परिष्करण कहते हैं। अब द्वितीयक भू परिष्करण में जैसा कि निराई गुड़ाई भी आता है इसके अंतर्गत, खरपतवार नियंत्रण के लिए हम क्या करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है फसलों पर मिट्टी चढ़ाना, जैसे कि आलू की बात कर लें, गन्ना की बात कर लें, तो कुछ ऐसी फसलें हैं जिन पे मिट्टी चढ़ाना या पेड़ी लगाना ये भी क्रियाएं की जाती हैं, वो भी द्वितीयक भू परिष्करण में आती है। और उसके साथ साथ क्या है, ये क्रियाएं भूमि में खाली वायु स्थानों को भरने, खरपतवार को नष्ट करने एवं नमी संरक्षण करने में सहायक होती हैं। ठीक है, क्या होता है? नमी संरक्षण करने में सहायक होता है। द्वितीयक भू परिष्करण के यंत्र की जो गहराई होती है वो कम गहराई पे काम करते हैं, जो जैसे कि हैरो हो गया, कल्टीवेटर आदि जो है कभी कभी इसके लिए जो है द्वितीय भू परिष्करण के लिए इन सब का भी उपयोग किया जाता है। तो साथियों हमको जो है हमने यहाँ पे समझा कि प्राथमिक भू परिष्करण क्या है और द्वितीयक भू परिष्करण क्या है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे द्वितीयक भू परिष्करण के उद्देश्य की, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज की, कि कौन कौन क्या क्या उद्देश्य हैं भू परिष्करण के। सबसे पहले हम प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो जो भू परिष्करण है इसके निम्न उद्देश्य हैं। पहला है प्राथमिक भू परिष्करण। अब प्राथमिक भू परिष्करण के क्या उद्देश्य है, यानी कि पहला जो प्राथमिक भू परिष्करण होता है वो आखिर क्यों किया जाता है। देखिए उद्देश्य की बात की जा रही कि किस उद्देश्य से प्राथमिक भू परिष्करण किया जाता है, तो यहाँ पे हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, सबसे पहला जो बिंदु आता है इसमें कि अच्छे अंकुरण एवं पौध निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए संतोषप्रद स्तर की बीज सया तैयार करना क्या होता है, प्राथमिक भू परिष्करण का उद्देश्य होता है। क्या होता है? सबसे पहले पॉइंट, सबसे पहले बिंदु की हम बात कर रहे हैं कि भू परिष्करण का जो उद्देश्य है उसमें जो पहला बिंदु है वो कह रहा है कि अच्छे अंकुरण एवं पौध निर्माण को प्रोत्साहित करने और अच्छा संतोषप्रद बीज सया तैयार करना जो है, और उसके बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। और भूमि की जल धारण क्षमता, क्या भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए प्राथमिक जो भू परिष्करण किया जाता है। साथ ही मृदा का जो मृदा क्षरण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, और जो मिट्टी में कीट व्याधि होते हैं उनके नियंत्रण के लिए, और खेत में डाले गए खाद एवं उर्वरकों को भी भूमि में मिलाने के लिए क्या होता है, प्राथमिक भू परिष्करण किया जाता है। ये कुछ जो हमने बात की प्राथमिक भू परिष्करण के उद्देश्य। अब बात करेंगे द्वितीयक भू परिष्करण के उद्देश्य की। ठीक है, तो ये द्वितीयक भू परिष्करण ये यांत्रिक क्रियाएं
निम्न उद्देश्य से की जाती हैं। जो द्वितीयक भू परिष्करण में यांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं उसके कुछ उद्देश्य हैं, हम उस पर बात करते हैं। तो खरपतवार को नियंत्रण के लिए, ठीक है, द्वितीयक भू परिष्करण जो किया जाता है, द्वितीयक भू परिष्करण का जो उद्देश्य है उसका कहना यह है कि खरपतवार पर नियंत्रण, मृदा को भुरभुरी बनाना, मिट्टी को समतल करना, खेत के ढेले को तोड़ना और मृदा की जो नमी है उसको संरक्षित करना, उसको बनाए रखना, भूमि में ऑक्सीजन का जो वतान होता है, हवा का भूमि में वतान को बढ़ाने के लिए, और उसके साथ साथ आलू, गन्ना, मूंगफली या फिर कंदी फसलों आदि को मिट्टी चढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, जो भी कंदी फसलें होती हैं, कंद वाली फसलें होती हैं, उनमें क्या किया जाता है, उनमें मिट्टी चढ़ाने के उद्देश्य से भी द्वितीयक भू परिष्करण किया जाता है। आगे हम बात करेंगे टिल्थ की। अब क्या है, हमने भू परिष्करण की बात की जिसे टिलेज कहा जाता है, अब हम बात करेंगे टिल्थ की, ठीक है। टिल्थ क्या है, इसको यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो भू परिष्करण किससे, भू परिष्करण से निर्मित भूमि की भौतिक दशा, क्या, भू परिष्करण से निर्मित यानी कि जो भू परिष्करण किया जाता है उससे निर्मित जो भूमि की भौतिक दशा है, क्या है, भूमि की भौतिक दशा है जो पौधों की बढ़ावर के लिए उपयुक्त होती है। क्या होती है, भूमि की भौतिक दशा जो पेड़ पौधों को या हमारी फसलों के पौधों को बढ़ाने के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, टिल्थ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर समझते हैं कि भू परिष्करण से निर्मित भूमि की भौतिक दशा, किसकी, भूमि की भौतिक दशा जो पौधों की बढ़ावर के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है, टिल्थ कहते हैं। भूमि की भौतिक दशा से आशय है उसकी संरचनात्मक परिवर्तन से जो अच्छा बीज अंकुरण एवं फसल पैदावार को प्रोत्साहित करती है। भू परिष्करण की क्रियाओं का उद्देश्य अच्छा टिल्थ उत्पादित करना एवं उसे बनाए रखना, ठीक है। क्या है, भू परिष्करण की उद्देश्य की बात करें, उसकी जो क्रियाएं होती है उसके उद्देश्य की बात करें तो वो कहता है कि जो है फसल उत्पादन और अच्छा बीज अंकुरण या फसल बढ़ावर को प्रोत्साहित करती है। भू परिष्करण की क्रियाओं का उद्देश्य अच्छा टिल्थ उत्पादित करना एवं उसको बनाए रखना है। आगे बात करें अच्छे टिल्थ के गुण, क्वालिटीज ऑफ गुड टिल्थ, ये क्या है, तो भू परिष्करण से निर्मित भूमि की अच्छी भौतिक दशा टिल्थ यानी कि जो पौधों की वृद्धि के अनुकूल होती है उसमें निम्न गुण होने चाहिए। क्या गुण होने चाहिए, भूमि कोमल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, भूमि कोमल होनी चाहिए, भूमि का भुरभुरा होना चाहिए, भूमि में पर्याप्त वतान होना चाहिए और साथ ही साथ भूमि में कम्ब यानी मृदा संरचना होनी चाहिए जिसमें मृदा समुच्चय का आकार 125 मिलीमीटर का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 125 मिलीमीटर का होना चाहिए। साथ ही साथ मृदा समुच्चय में जल एवं वायु संरक्षण को सहने की क्षमता होनी चाहिए। भूमि में वर्षा के जल को धारण करने की क्षमता होनी चाहिए और साथ ही साथ भूमि में पानी सोखने की भी क्षमता होनी चाहिए। आगे हम बात करें भू परिष्करण की आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज की बात करें तो देखिए भू परिष्करण का उद्देश्य है भूमि की न्यूनतम जुताई करना, ठीक है। इसका जो अवधारणा की बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें तो भूमि की न्यूनतम जुताई करना चाहिए। भूमि की तैयारी में व्यर्थ होने वाले समय की बचत करने के लिए न्यूनतम यानी मिनिमम एवं शून्य भू परिष्करण की जो है आधुनिक अवधारणा के तहत की जाती है। इसको बताया जाता है, इसके बारे में आधुनिक अवधारणा में जो बताया गया है कि भूमि की कम से कम जुताई की जाए और उसको जो जुताई करने में किसान को ज़्यादा कॉस्ट आता है उसको जो है उसमें बचत पाई जाए, उसके लिए जो है न्यूनतम भू परिष्करण एवं शून्य भू परिष्करण को संयुक्त जो है उसको करा जाना चाहिए, जिन्हें संयुक्त रूप से संरक्षण भू परिष्करण की संज्ञा दी गई है, ठीक है। इस प्रकार के भू परिष्करण का उद्देश्य पारंपरिक भू परिष्करण यानी अधिक जुताई की अपेक्षा भूमि में जलहाश में कमी लाना, ठीक है, भूमि एवं जलहाश में कमी लाना। इस प्रकार के भू परिष्करण पश्चिमी देशों में अपनाए जाते हैं। कौन कौन से, बात करें जैसे हमने शून्य भू परिष्करण या न्यूनतम भू परिष्करण की बात की तो इसको समझते हैं। शून्य भू परिष्करण या फिर न्यूनतम भू परिष्करण का मतलब होता है कि कम से कम जुताई करके अच्छा फसल उत्पादन प्राप्त करना। इसमें क्या होता है कि इसमें किसान को समय की बचत होती है और उसके साथ साथ जो भू परिष्करण करने में अधिक व्यय होता था उस पर भी बचत पाया जा सकता है। तो यह जो भू परिष्करण है शून्य और न्यूनतम
ये पश्चिमी देशों में अपनाया जाता है, जहाँ की फसल की कटाई के बाद काफ़ी मात्रा में भूमि की सतह पर फसल अवशेष छोड़ दिए जाते हैं। अब ये फसल अवशेष वर्षा के बूंदों की भार से भूमि की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में फसल अवशेषों को कम से कम छेड़छाड़ कर बुआई की क्रियाएं की जाती हैं। यह विधि अवशेष पलवर के रूप में भी जानी जाती है, जिसे भूपरिष्करण विधि को अन्य नामों से भी इस भूपरिष्करण विधि को अन्य नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पे देखिए, जो पश्चिमी देशों में न्यूनतम या जो शून्य भूपरिष्करण किया जाता है वो किया जाता है फसल की कटाई। जब फसल की कटाई की जाती है तो उसमें फसल के अवशेषों को क्या किया जाता है, बड़ा बड़ा छोड़ दिया जाता है, सिर्फ फसल को काट लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद उससे क्या होता है कि फसल उसके जो अवशेष बचते हैं उससे वर्षा की बूंदों द्वारा भूमि का जो संरक्षण होता है वो मिलता है भूमि को, और उसके बाद जो है इसमें कोई भी क्रियाएं नहीं करनी पड़ती हैं और सीधा जो है बुआई की जाती है। इसे जैसे कि इको फैलो, सीमित भूपरिष्करण, कम भूपरिष्करण, न्यूनतम भूपरिष्करण, शून्य भूपरिष्करण एवं सीधी बुआई क्या कहते हैं, सीधी बुआई क्या आदि कहते हैं। देखिए, न्यूनतम भूपरिष्करण या फिर शून्य भूपरिष्करण के कुछ अलग अलग नाम हैं। इनका उपयोग सबसे ज़्यादा पश्चिमी देशों में किया जाता है। न्यूनतम भूपरिष्करण मिनिमम टिलेज क्या है, तो इस विधि में भूपरिष्करण की क्रियाएं अच्छी बीज सया तैयार करना क्या होता है, अच्छी नर्सरी तैयार करना होता है। न्यूनतम भूपरिष्करण करने के लिए अत्यधिक कम कर न्यूनतम आवश्यकता तक कर दी जाती है। क्या की जाती है, इसमें जो भूपरिष्करण होता है वो सबसे कम किया जाता है या फिर आवश्यकता के अनुसार किया जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, यह विधि विशेष रूप से भारी एवं मृत्तिका दोमट मिट्टियों के लिए लाभकारी होती है, जहाँ पे बीज बुआई के क्षेत्र भूमि में इष्टतम दशा तैयार करना ज़्यादातर क्या होता है, कठिन होता है। इस विधि में फसल बढ़ावर की आने वाली अवस्था में खरपतवारों की भरमार हो जाती है, जो उत्पादन को कम कर सकते हैं। न्यूनतम भूपरिष्करण की क्रियाएं से लागत कम आती है एवं खेत की जो तैयारी में व्यर्थ होने वाला समय की भी बचत होती है। देखिए, न्यूनतम भूपरिष्करण एक तरह से फायदेमंद है, लेकिन उसके द्वारा कहीं ना कहीं जो खरपतवार होते हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं और हमारी फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसके कारण फसल का जो उत्पादन होता है वो भी कम हो जाता है। लेकिन अगर लाभ की बात करें न्यूनतम भूपरिष्करण के लाभ के, तो उसमें जो है भूपरिष्करण के द्वारा जो लागत आती है उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है और साथ ही साथ समय की बचत की जा सकती है। न्यूनतम भूपरिष्करण के प्रकार की बात करें तो न्यूनतम भूपरिष्करण बुआई विधि के आधार पर इसे 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला है प्लाऊ प्लांट सिस्टम। क्या है, प्लाऊ प्लांट सिस्टम। इस विधि में भूपरिष्करण एवं बुआई एक बार की जाती है। इसमें प्लाऊ के पीछे चल रहे प्लांटर से बुआई की जाती है और यह विधि बलुई दोमट मिट्टियों के लिए सबसे उपयुक्त होती है। दूसरा बात करें टिल प्लांट सिस्टम, ये क्या होता है, तो इस विधि में भूपरिष्करण एवं बुआई की क्रियाएं एक साथ की जाती हैं। क्या किया जाता है, भूपरिष्करण और बुआई उसके दोनों साथ में की जाती है एवं पुराने मेड़ पट्टियों की सतह पर क्या करते हैं, जहां पिछले फसल के अवशेष हैं कि जो 5 से 8 सेंटीमीटर की गहराई जुताई होती है एवं जो भी फसल के अवशेष हैं वो मेड़ पट्टियों के कतार के बीच के स्थान में चले जाते हैं और इस प्रकार बुआई के लिए पूर्व फसल अवशेष से रहित क्षेत्र बन जाता है। जैसे कि जो पहली फसल है ये हो गया, तो और ये हो गया, दोनों जो फसलें होती हैं, जो फसल के अवशेष होते हैं उस पर ऐसी जुताई की जाती है या फिर ऐसा भूपरिष्करण किया जाता है कि जो फसल के अवशेष होते हैं वो एक किनारे हो जाते हैं और बीज की जो सतह खाली होती है वहाँ पे क्या करते हैं, बीज को बो देते हैं। अगले बात करें तो शून्य भूपरिष्करण की या जीरो टिलेज की बात करें तो न्यूनतम भूपरिष्करण अंतिम रूप से शून्य भूपरिष्करण ही कहलाता है। शून्य भूपरिष्करण में कीटनाशकों को डालने, बुआई एवं कटाई के अतिरिक्त फसल उत्पादन में कोई भी कर्षण क्रियाएं नहीं की जाती हैं। भूपरिष्करण या जुताई एवं बुआई एक ही क्रिया की जाती है या एक ही क्रिया में हो जाती है और खेत में खरपतवार फसल के अवशेष को नष्ट करने के लिए कुछ नॉन सेलेक्टिव का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद जो है यंत्रों के उपयोग से दोनों क्रियाएं एक साथ की जाती हैं।
आगे हम बात करेंगे उतेरा खेती की। हमने अभी तक भू परिष्करण के बारे में समझा, भू परिष्करण क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं और भू परिष्करण का क्या उद्देश्य है, भू परिष्करण करने के क्या फायदे हैं और भू परिष्करण की क्या अवधारणाएं हैं, हमने इस पर चर्चा की। अब हम बात करेंगे उतेरा खेती की। यहाँ पे समझते हैं उतेरा खेती क्या है। ठीक है, उतेरा खेती शब्द आपने सुना भी होगा। तो उतेरा खेती मुख्यतः जो है धान क्षेत्रों में की जाती है। किन क्षेत्रों में? धान क्षेत्रों में की जाती है। ये क्या होता है, भूमि की देरी से जुताई की दशा में आने के कारण एवं सिंचाई की सुविधाओं के पर्याप्त न होने के कारण धान जब पकने की अवस्था में होता है तब धान कटने के 10 से 15 दिन पहले, कब? धान कटने के 10 से 15 दिन पहले धान की खड़ी फसल में, ठीक है, धान की खड़ी फसल में अलसी हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया आदि के बीजों को छिटक कर बो दिया जाता है। क्या किया जाता है? देखिए, उतेरा जो है, उतेरा खेती का मतलब यह होता है कि जब जो धान क्षेत्र होते हैं, धान के क्षेत्र, वहाँ पे क्या करते हैं, जब धान की कटाई का समय आता है उससे 10-15 दिन पहले ही उस खड़ी फसल में ही, जैसे कि उड़द हो गया, मूंग हो गया, अलसी हो गया, कुछ ऐसी फसलों को सीधा उसमें छिटक कर बो दिया जाता है और धान की फसल के बाद शेष नमी इन फसलों से कुछ उपज किसानों को प्राप्त हो जाती है और इस प्रकार की खेती को उतेरा खेती भी कहते हैं। आप समझते हैं। देखिए, उतेरा खेती का क्या मतलब है कि इसे फसल की कटाई से 10 से 15 दिन पहले ही इसमें खड़ी फसल में जैसे अलसी हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, छिटक कर इसमें छोड़ देते हैं। फिर फसल की कटाई कर लेते हैं और उसके बाद कुछ दिन बाद ये जो दूसरी फसल हमने बुआई की वो भी तैयार हो जाती है, क्योंकि खेत में जो शेष नमी होती है उसका प्रयोग कर किसान जो है कुछ मात्रा में फसल उपज प्राप्त कर पाता है। और इस तरह की खेती को क्या कहते हैं? उतेरा खेती कहते हैं। इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं साथियों? उतेरा खेती कहते हैं। तो दोस्तों, आज की हम क्लास को अपने यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।